नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग इस समय हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इस टाइम पे आपको पता है दोस्तों, डेली आपके सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन होते हैं टॉपिक्स के। तो दोस्तों, आपको वही काम करना है कि पेपर स्टार्ट होने के पहले, पेपर लगाने के पहले आपको अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना है। उसमें आप ऑप्शन अपने लिखते जाएंगे और बाद में मेरे आंसर से अपने ऑप्शंस मैच करेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस चीज़ में कमी है। जहाँ पे आपको पर्यायवाची में कन्फ्यूज़न है, यानी कि आपको वो टॉपिक अभी और पढ़ना है, और यदि आपकी कन्फ्यूज़न किसी और टॉपिक में है, मुहावरे में, वाक्यांश में, तो आप उनको अभी और पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी डेली अभी जब तक एग्ज़ाम चलेंगे, और आपको पता है हिंदी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है किसी भी परीक्षा को देने जाइए तो आपको हिंदी में तो एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ से नंबर स्कोर होते हैं, तो आपको भी नंबर स्कोर ही करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृगधर शब्द पर्यायवाची है मयूर का, सिंह का, चंद्रमा का या फिर शिव का। आप सभी को हो सकता है इसका आंसर पता हो। अगर पता है तो पहले अपना आंसर लिख लीजिए, फिर चेक करिएगा। ठीक है, इसका आंसर होता है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है मृगधर। दूसरा देख लीजिए, निम्नांकित में द्विगु समास है। देखिए दोस्तों, समास, कारक, अलंकार, इन सब की मैंने वीडियो बनाई हुई है, छोटी सी वीडियो। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जरूर देख लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो। शताब्दी, नकटा, अष्टभुजा या फिर चतुर्भुज। आपको पता है द्विगु समास में हमेशा अंक लिखे होते हैं। अंक यहाँ पे लेकिन 3 में लिखे हैं, लेकिन बाकी दोनों आपको पता है वो क्या है, वो बहुब्रीहि समाज है। चतुर्भुज अर्थात गणेश भगवान को बोलते हैं, तो जब अर्थात आ जाता है तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसलिए उत्तर क्या होगा दोस्तों, 2 का ए शताब्दी, ये आपका द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है, ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह या फिर मालदार। तो दोस्तों, गांठ का पूरा बोलते हैं मालदार या फिर धनी जो होता है उसे बोलते हैं गांठ का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। वाक्य शुद्ध करना है आपको। मेले में बच्चा खो गया, तो बच्चा खो गया मेले में, बच्चा पर मेले खो गया में, बच्चा गया खो मेले में या फिर बच्चा मेले में खो गया। तो आपको दिख रहा है इसका शुद्ध वाक्य क्या है, बच्चा मेले में खो गया। मेले में बच्चा नहीं खो गया है, बच्चा मेले में खो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। छत से ईंट गिरी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मैं फिर आपको वही बात बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा जहाँ पे कारक, अलंकार और आपको जो भी चीज़ें समास, संधि, इन सब के बारे में बताया हुआ है। छोटी सी वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा, आपको हेल्प देगी। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है, अपादान, संबंध, अधिकरण या फिर संप्रदान। कौन सा कारक है आपको पता है, अपादान है। क्यों, अलग होना जब भी होगा, पेड़ से डाली गिरी, पेड़ से पत्ते गिरे, जब भी कोई चीज़ अलग हो रही है, किसी चीज़ से अलग हो रही है, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो छत से ईंट गिरी, अलग हो गई छत से ईंट जो है, तो क्या होगा, अपादान कारक। 5 का क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देख लीजिए, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है। इस वर्ड का प्रयोग हमने विलोम वाली क्लास में किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। निरामिष किसका विलोम होता है बताइए, आमिष। आमिष का विलोम निरामिष होता है। तो आपको ये बात अगर पता है तो आप इसका आंसर आराम से कर लेंगे। जो मांस खाता है, जो आमिष नहीं खाता है, जो मांस और शाक दोनों खाता है, या जो शाक खाता है। तो निरामिष किसका होगा, देखिए, जो आमिष नहीं खाता है। ठीक है, निरामिष। तो 6 का क्या हो जाएगा आपका बी, आमिष यानी कि मांस। जो मांस नहीं खाता है ना, उसी को बोलते हैं निरामिष। ठीक है, आमिष का इसीलिए विलोम होता है निरामिष, आमिष, निरामिष। नेक्स्ट देख लेते हैं। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का क्या अर्थ है, धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना या फिर सोच विचार कर काम करना। तो बिल्कुल सही है, इसका कौन सा उत्तर होगा, फूंक फूंक कर कदम रखने का मतलब होता है सोच विचार कर काम करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जंगम का विलोम शब्द क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसा शब्द है जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा गया, कई बार पूछा गया है। जंगम का क्या होता है बताइए, अगम, दुर्गम, स्थावर या फिर चंचल। आप सभी को शायद पता होगा, इसका उत्तर बिल्कुल सही है सी, स्थावर। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द नहीं है, रत्न, मोती, नकल या फिर बचपन। इसका उत्तर आप बताइए, अपनी कॉपी में लिखिए, फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, इसका मतलब अभी आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन से शब्द होते हैं इनके लिए पढ़ना जरूरी है। तो इसका उत्तर है देखिए 9 का सी, नकल। ठीक है, नकल जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। चपल बराबर चंचल, पारा, जीभ। चपला, लक्ष्मी, बिजली, मध्य। खग का पक्षी, बाण या सूर्य। चक्र का है पहिया, सेना का व्यू या घेरा। आपको देखिए अनेकार्थक अगर आते होंगे तो आप उत्तर बता लेंगे, और नहीं आते तो इसका मतलब आपको अभी अनेकार्थक और पढ़ने हैं। ठीक है, किसी बुक से, नोट से, पीडीएफ से, और अनेकार्थी वर्ड अभी पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर बिल्कुल सही है, इसका उत्तर है ए।
चपल बराबर चंचल पाराजीव तीनों नहीं होते हैं। ठीक है, चपल बराबर क्या होता है बताइए, चपल क्या होता है, चपल जीव का तो होता ही है, किसका नहीं होता बताइए, इसमें से देखिएगा आंसर मुझे बताइएगा। 11 बताइए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति या फिर अनुभूति। तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या होगा, अनुभूति। ना पे छोटे ऊ की मात्रा होती है और भा पे बड़े ऊ की मात्रा, अनुभूति। ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है, 11 का बी होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपको देखिए मैंने एक पैरा दिया हुआ है, उस पैसेज के बाद आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि आपको पता है ऐसा आपके उसमें आते हैं, वीडियो में भी आते हैं और ऐसे आपके किसी भी एग्जाम में जाते हैं, अपठित गद्यांश जिनको बोलते हैं, ऐसे वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें पूरा लिखा हुआ है। अब आपको उसके बाद पूरा पढ़िए, आप खुद पढ़िए, उसको पूरा पढ़िए और उसके बाद उसका उत्तर देखिए और मुझे बताइएगा। ठीक है, आप मतलब उसको अपनी कॉपी से मैच करके फिर ही मेरा आंसर देखिएगा। और दोस्तों आप एंड में कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा, उससे मुझे पता चलेगा पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। अगर आप लोगों के ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा और ऊपर करना है, जिससे कि आप लोगों को और हेल्प मिले चीज़ों को पढ़ने में। ठीक है, तो बताइएगा मुझे कि आप लोगों के मार्क्स कितने आ रहे हैं। 12 का देखिए, इसमें से क्या उत्तर है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है। तो आपने अगर पूरा पैरा पढ़ा होगा तो आपको दिख भी रहा होगा कहाँ पे लिखा है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है बताइए। सबसे प्राचीन देखिए लिखा है, इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। किस प्रकार की वीरता, सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है। ठीक है, दिख रहा ऊपर लाइन ना, सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, युद्ध वीरता। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है, देखिए लिखा है उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक, तो उसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है बताइए। चतुराई और भीरुता, चंचलता और अस्थिरता, धृष्टता और साहस, साहस प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। बताइए कौन सी होगी, देख लीजिए मुझे बता दीजिए जल्दी से कि इसका कौन सा उत्तर होगा और मेरे से मैच कर लीजिएगा आप लोग कि युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति आपकी अपेक्षित है। हाँ चलिए देख लीजिएगा, ठीक है, मुझे आंसर बता दीजिएगा। इसका क्या है, डी है, साहस प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। सीता सो रही थी, इस वाक्य का क्या काल है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या फिर संदिग्ध भूत। तो क्या है ये, देखिए सीता सो रही थी, ये क्या है, क्या है, बिल्कुल सही, इसका क्या है 15 का सी, अपूर्ण भूत। ठीक है, अपूर्ण भूत। चलिए नेक्स्ट, मतलब अपूर्ण भूत का मतलब ये होता है जैसे भूत, पूर्ण भूत अगर कोई चीज़ होगी तो आप बोलेंगे मतलब वो चीज़ भूत में हो गई और उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ जो हो जाती है उसको आप बदल नहीं सकते, वो अपूर्ण भूत में आती है। सीता सो रही थी, अपूर्ण भूत क्यों, क्योंकि अभी सो रही है लेकिन उठेगी। ठीक है, उठ जाएगी, इसलिए ये अपूर्ण भूत होता है। तो 15 का सी है। नेक्स्ट देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन आपका, खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द है, विभुक्षा, बुभुक्षा, विभुक्षा या फिर बुभुक्षा। बताइए इसका क्या उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा आपका बुभुक्षा। ठीक है, खाने की इच्छा क्या होगा, बुभुक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का वचन, बहु का बहुवचन दर्शाता है। ठीक है, बहुएं, बहुजन, बहुएं या फिर बहुएं, कौन सा होगा बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा आपका ए, बहुएं। ठीक है, बहुएं, बहुएं आपका बहुवचन है। ठीक है, बहु का। नेक्स्ट देख लीजिए, रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा, चलने वाला रथ, रथ को चलने वाला, रथ को चलाने वाला या फिर रथ जो चलता है। क्या होगा इसका, बिल्कुल सही, रथ चालक यानी कि रथ को चलाने वाला। बहुत सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग 19, शुष्क का विलोम है, आर्द्र, उष्ण, रेगिस्तान या फिर ठंडा। इसे हमने विलोम में किया हुआ है। शुष्क का क्या होता है, विलोम हमेशा आर्द्र होता है। ठीक है, शुष्क का आर्द्र। नेक्स्ट, कौन सा शब्द पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द निर्माण करता है, कौन सा है, अनुगत, पिछलग्गु, पिछल या फिर आगत। तो क्या है इसका, अनुगत, जो पीछे चलने वाला उसको क्या बोलते हैं, अनुगत। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है बताइए, राम की गाय चरती है, कौन सा कारक है, संबंध कारक है। ठीक है, क्योंकि गाय किसकी है, राम की, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 22वां क्वेश्चन, गुरुदेव शब्द में समास है, गुरुदेव शब्द में क्या समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। तो आपको बताया है, इसके लिए मैंने बता रही हूँ, समास, कारक, अलंकार, इनके वीडियो में भी फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके उसको देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, 22 का ए आपका क्या होगा, 22 का गुरुदेव, सॉरी 22 का डी है, 22 का डी है आपका कर्मधार है। ठीक है, 22 का क्या है, गुरुदेव कर्मधार है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनल का पर्यायवाची है। अनल का क्या पर्यायवाची होता है? देखिए अनल का बिल्कुल आप सभी को पता होगा, इसका अग्नि होता है, तो 23 का सी हो जाएगा। ठीक है, 23 का आपका सी है, अनल का अग्नि। नेक्स्ट, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? खुजली करना, माफ़ी मांगना, नाक में फुंसी होने पर रगड़ना, या फिर इसका अर्थ ज्ञात नहीं है। तो क्या होगा? देखिए बताइए 24 का क्या होगा? नाक रगड़ना का होता है माफ़ी मांगना। ठीक है, बोलते हैं कई बार ना कि आप मेरे सामने नाक रगड़ोगे तभी मैं मानूंगी। तो 24 का बी है। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है। किसी बड़े आदमी के जो निधन होते हैं उसकी एक वार्षिक तिथि को क्या बोलते हैं? जन्मदिन, जन्मोत्सव, पुण्यतिथि या फिर वार्षिकोत्सव। बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं पुण्यतिथि। किसी की बड़े आदमी की जो निधन की वार्षिक तिथि होती है उसको बोलते हैं पुण्यतिथि। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये प्रैक्टिस अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी तैयारी जितनी भी अच्छी हो, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इम्प्रूव आपकी। दूसरी चीज़, जितने क्वेश्चंस आपके साथ सामने से निकलेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि पता चलेगा आपको कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।